हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर में। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स और मेन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट डेली डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को वी डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ द लास्ट वीक इन डिटेल। सो दैट इज़ व्हाट प्री क्योर इज़ ऑल अबाउट। सिमिलरली हमारा एक इनिशिएटिव है प्रीमिक्स का, जिसमें हम 5 MCQs डिस्कस करते हैं डेली सब्जेक्ट वाइज। सो सिमिलरली आज हम प्री क्योर में इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और प्री मिक्स में हम 5 MCQs डिस्कस करेंगे ऑफ इन्वायरमेंट। सो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, व्हाट इज़ येलो डस्ट। पहली चीज़, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नॉर्थ कोरियन जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने सिटीजन्स को बोला है कि आप जितना हो सके उतना इंडोर रहें, ताकि आप येलो क्लाउड या येलो डस्ट के साथ कांटेक्ट में ना आए, जो कि चाइना से आ रहा है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है दैट इट माइट बी कैरिंग कोविड-19 विद इट। अब जब हम येलो डस्ट की बात करें तो येलो डस्ट, येलो सैंड, येलो विंड या चाइना डस्ट स्टॉर्म्स, अलग अलग नाम है इसके। और ये जो येलो डस्ट है, इट इज़ बेसिकली डस्ट और सैंड फ्रॉम दीज डेजर्ट्स इन चाइना एंड मंगोलिया। इनफैक्ट कज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान से भी ये डस्ट आता है और ये विंड्स के साथ फ्लो करके टूवर्ड्स ईस्टर्न एशिया जाता है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास नॉर्थ कोरिया वाले, साउथ कोरिया, दे आर इफेक्टेड एंड समटाइम्स इट गोज़ एज फार एज USA, इतना ईस्ट में ये चला जाता है। सो इट इज़ बेसिकली डस्ट और सैंड फ्रॉम द डेजर्ट्स इन चाइना एंड मंगोलिया। और जैसे जैसे डिज़र्टिफिकेशन बढ़ती जा रही है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ती जा रही है, ये येलो डस्ट का मेनेस भी बढ़ता जा रहा है। ये एक ईयरली फिनोमिनन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रोवेट हो जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि विंड की डायरेक्शन ऐसी होती है। सो ये बेसिकली जो डस्ट है ये चाइना मंगोलिया से ओरिजिनेट होता है एंड इज़ कैरिड टू बोथ नाउ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स एवरी ईयर। और ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं ना, दे टेंड टू मिक्स विद अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, जिसमें सल्फर, इवन मर्क्यूरी, कैडमियम, एंड इट इवन कंटेन्स PM2.5, PM10, ठीक है। सो उस वजह से ऐसा माना जाता है कि येलो डस्ट इज़ नोन टू कॉज अ नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, बट दिस ईयर इट इज़ इवन मोर कंसर्निंग बिकॉज ऐसा माना जा रहा है दैट इट माइट बी कैरिंग कोविड-19। Now, usually when the dust reaches unhealthy levels in the atmosphere, authorities लोगों को बोलती हैं कि आप अंदर रहें एंड अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जितना लिमिट हो सके करें, so that you breathe in less the air containing yellow dust. And sometimes when the concentration reaches around 800 micrograms per cubic meter, जो schools हैं उनको बंद कर दिया जाता है और outdoor events को cancel कर दिया जाता है। ना कोरियन अथॉरिटीज़ ने ये बोला है, सिंस रिसर्च फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज़ शोन कि कोविड-19 ट्रांसमिट होता है एयर से, तो येलो क्लाउड को भी सीरियसली लिया जाए, जो कि एक रेगुलर फिनोमिनन है, हर साल होता है, हर साल वो मेनेंस कॉज करता है, लेकिन इस साल वो मेनेंस और भी बड़ा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट माइट कंटेन कोविड-19. So moving on to the next set of news. So this is regarding the Himalayan brown bear. ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक स्टडी की है, उसने ये बताया है कि 73% ऑफ द हैबिटेट ऑफ द हिमालयन ब्राउन बेयर विल बी लॉस्ट बाय 2050. अब जो ये हिमालयन ब्राउन बेयर है ये ग्रेटर हिमालयाज़ में मिलता है ऑफ इंडिया, जैसे कि JNK, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड एंड इन पाकिस्तान, तिब्बत एंड नेपाल, ठीक है, वहाँ पे ये मिलता है. इट इज़ द लार्जेस्ट लैंड कार्निवोर, इट इज़ एक्सट्रीमली शाई एंड फेयरफुल ऑफ ह्यूमंस. तो ये अपना ही ग्रेटर रीचेस ऑफ हिमालय में मिलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ये जो हायर रीचेस ऑफ हिमालयाज़ हैं, दे आर द वंस विच आर मोस्ट वनरेबल. उस वजह से क्या होगा, इसका जो हैबिटेट है, चाहे वो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है चाहे वो बाहर है, विल बी लॉस्ट. तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें स्पेशियल प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम इन स्पीशीज़ की वाइबिलिटी को इफ़ेक्ट ना होने दें, जो लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी है उनको इफ़ेक्ट ना होने दें. उसमें हम ये करेंगे कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हमें लगता है इनहैबिटेबल हो जाएंगे उसको हम रिमूव कर देंगे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से, और जो हमें लगता है हैबिटेबल इनहैबिटेबल रहेंगे उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं इन द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. अगर हम हिमालयन ब्राउन बेयर की बात करें तो ये 4 नाम है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेड बेयर, इसाबेलिन बेयर, जोते एंड रेनमो.
देन अगर हम फूड की बात करें, इट इज़ ओमनीवोरस, ठीक है, 90% ये प्लांट पे फीड करता है, लेकिन और जैसे कि क्रस्टेशियन इंसेक्ट्स पे भी फीड करता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 1 है ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। IUCN स्टेटस की बात करें तो जब हम ब्राउन बेयर के IUCN स्टेटस की बात करते हैं ना, तो वो लीस्ट कंसर्न है। अगर हम हिमालयन ब्राउन बेयर की बात करते हैं तो वो इंडेंजर्ड है। अगर हम हिंदू कुश ब्राउन बेयर की बात करते हैं तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। सो द हिमालयन ब्राउन बेयर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोर्स इन द हाईलैंड्स ऑफ हिमालयास, और ये हायर रीचेस ऑफ हिमालयास में मिलता है इन रिमोट माउंटेनस एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये स्मॉल और आइसोलेटेड पॉपुलेशन में मिलता है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर इन मैनी ऑफ इट्स रेंजेस। जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे भी रेयर टू स्पॉट है, क्योंकि शायद नंबर्स भी कम हो गए एंड इट इज़ एक्सट्रीमली शाई ऑल्सो। अभी क्या है, इसके नंबर्स में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन प्रिडिक्ट की जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा। सो इस वजह से साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें एक अडेप्टिव स्पेशल प्लानिंग करनी चाहिए ऑफ प्रोटेक्टिव नेटवर्क एरिया इन वेस्टर्न हिमालयास, ताकि हम इन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकें। एक स्टडी कैरी आउट की गई थी बाय द साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया था कि 73% ऑफ बेयर्स हैबिटेट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन बाय 2050। सो अगर हैबिटेट होगा, लॉस होगा हैबिटेट का, तो ऑब्वियसली बेयर के नंबर्स का भी लॉस होगा। अब ये जो लॉस इन हैबिटेट है, ये माना जा रहा है कि 13 प्रोटेक्टेड एरियाज से होगा, और इनफैक्ट 8 ऑफ देम विल बिकम कम्प्लीटली अनइनहैबिटेबल बाय द ईयर 2050, जिस वजह से लॉस ऑफ कनेक्टिविटी भी हो जाएगी इन द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। सो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें एक प्री एम्प्टिव स्पेशल प्लानिंग करनी चाहिए ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ताकि जो वनरेबल नहीं है या जो नहीं अनइनहैबिटेबल होंगे, हम वहाँ पे स्पीशीज़ को शिफ्ट कर सके, ताकि उनको इन्हांस्ड प्रोटेक्शन मिल सके। अब हिमालयन ब्राउन बेयर का इसलिए एग्जाम्पल लिया जाता है क्योंकि वो टॉप कार्निवोर है, और ये जो ब्राउन बेयर है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मोस्ट वनरेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बिकॉज ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट विल गेट मोर वार्म, या इट विल गेट फास्टर, it will warm faster compared to the other elevation zones of Himalayas, ठीक है, जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे, ठीक है। So that is why it has been in news, right? Then the next is first national protocol to enumerate snow leopard population in India launched, and it was launched on the occasion of International Snow Leopard Day, which is celebrated every year on the 23rd of October. और ये 2013 से मनाया जा रहा है। 2013 को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उस दिन वो 12 देश जिनमें स्नो लेपर्ड पाया जाता है, जिनको हम स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ कहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट की थी बिश्केक डिक्लेरेशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो वो जो बिश्केक डिक्लेरेशन है, वो 23 अक्टूबर 2013 को अडॉप्ट की गई थी, और उसी दिन हर साल अब इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। अब जो स्नो लेपर्ड इन्यूमरेशन ऑफ द नेशन है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहली बार हो रहा है, और ये साइंटिफिक एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है इन एसोसिएशन विद द स्नो लेपर्ड स्टेट्स एंड यूटीज़, यानी कि इंडिया में इन जगहों पे स्नो लेपर्ड मिलता है: लद्दाख, JNK, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमारे पास ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है ऑफ 12 स्नो लेपर्ड कंट्रीज़, जिसमें से इंडिया भी एक है। सो बेसिकली वी हैव चाइना, भूटान, नेपाल, मंगोलिया, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, कज़किस्तान, किर्गिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो बेसिकली एक हमारे वाला पार्ट है और एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। नाउ इट बेसिकली फोकसेस ऑन द नीड ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ स्नो लेपर्ड इन एन इकोसिस्टम। और 2019 में जो GSLEP है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी स्नो लेपर्ड। अगर हम इसकी कॉन्जर्वेशन की बात करें तो वनरेबल है ऑन दी IUCN रेड लिस्ट। साइट्स और CMS दोनों में ये अपेंडिक्स 1 में आता है, और इंडिया में जो शेड्यूल 1 में आता है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। सो IUCN स्टेटस इज़ वनरेबल, राइट।
उसके अलावा इंडिया में पहला जो स्नो लेपर्ड सर्वे था वो पिछले साल किया गया था यूजिंग कैमरा ट्रैप्स इन साइंटिफिक सर्वेज। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में यहाँ पे मिलता है स्नो लेपर्ड। सो इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अबाउट 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जाननी है। उसके अलावा इंडिया में वी हैव प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और सिक्योर हिमालय। सिक्योर हिमालय भी एक इनिशिएटिव है जो कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने पे और जो इकोसिस्टम है हिमालयाज का उसको कंजर्व करने पे ध्यान देता है। सो उसमें भी सिक्योर हिमालय में भी हमने स्नो लेपर्ड की काफ़ी ज़्यादा बात की गई है। सो दिस इज़ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी स्नो लेपर्ड्स, राइट। देन द नेक्स्ट इज EU environment ministers strike deal on climate law, leave out 2030 target, that is the Paris agreement का target। अब इन्होंने क्या किया, जो EU के इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हैं ना, उन्होंने एक डील स्ट्राइक कर ली कि EU विल हैव नेट ज़ीरो एमिशंस बाय 2050 एंड दे मेड इट अ लीगली बाइंडिंग टारगेट and they left out the decision on the 2030 emissions cutting target for leaders to discuss in December. So that has been postponed again. So let's focus on this net zero emissions target which has been made legally binding. इससे क्या होगा, इट विल एक्चुअली फॉर्म द बेसिस फॉर यूरोप्स प्लान टू स्लैश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। अगर आपको नेट एमिशन ज़ीरो करनी है, यानी कि जितना आप एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हो उतनी ही आप अब्जॉर्ब भी कर रहे हो, ठीक है। सो उसके लिए यू विल हैव टू रीशेप ऑल योर सेक्टर्स, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, एंड इट विल रिक्वायर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोज इन एनुअल इन्वेस्टमेंट्स। Now, it will fix in law the EU target to reach net zero emissions by 2050 and define the rules for reviewing progress towards the climate targets. और जो 10 चीज़ें अगर हम देखें which are needed to reduce greenhouse emissions are: phase out coal plants completely, invest in clean energy and efficiency, retrofit buildings। retrofit buildings होता है कि ऑलरेडी जो बन चुकी हैं बिल्डिंग्स उनको हम retrofit करके उनको amenities प्रोवाइड करें ताकि वो और ज़्यादा efficient हो जाएं और emissions को कम से कम रिलीज़ करें। then decarbonize cement, steel and plastics, shift to electric vehicles, increase public transport, decarbonize aviation and shipping, halt deforestation and restore the degraded lands, reduce food loss and wastage, eat more plants and less meat. What does it mean to reach the net zero emissions? Net zero emissions will be achieved when any remaining human caused greenhouse gas emissions are balanced out by removing the greenhouse gas emissions from the atmosphere in a process known as carbon removal, which is also known as geoengineering, which is also known as carbon sequestration. अब देखो, पहले क्या है कि जो ह्यूमन कॉस्ट एमिशंस है ना, जैसे जो फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होती है उनको आप ज़ीरो कर दो, और जो बाकी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी उनको उस जो रिलीज़ होंगी उनको इक्विवेलेंट, उसके ही इक्विवेलेंट आप रिमूव भी कर लो, चाहे आप फॉरेस्ट लगा दो, है ना, या फिर आप डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज DACS टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट ज़ीरो एमिशंस इज़ अकिन टू क्लाइमेट न्यूट्रलिटी। इसको हम क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करें ना, तो पेरिस एग्रीमेंट ये कहता है कि हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 2 डिग्रीज़ तक लिमिट करना है और एम करना है कि हम उसे 1.5 डिग्रीज़ तक लिमिट करें। सो दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ ऑल द गवर्नमेंट्स विच कैन रैम अप द एफर्ट्स, है ना, सो दैट क्लाइमेट चेंज के वर्स इफेक्ट्स ना आए। तो अब पेरिस एग्रीमेंट ने बोला था कि कंट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लो एमिशंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाए 2020 तक, सो दैट दे कैन बी फॉलोड, ठीक है। सो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं दे कैन बी अ व्हीकल फॉर सेटिंग नेट जीरो टारगेट्स एंड चार्ट आउट हाउ कंट्री एम टू मेक सच ट्रांजिशंस, ठीक है। सो वो एक तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर EU का एनवायरमेंट मिनिस्टर्स का डिसीजन। नाउ नेक्स्ट इज स्टबल बर्निंग, राइट। इस पार्ट में हमने ना स्टबल बर्निंग को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है फॉर दोज हु हैव नो आइडिया। सो स्टबल बर्निंग क्या होता है, आप देखो, जब पैडी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है, तो जो पैडी क्रॉप है उसका रेजिड्यू रह जाता है, यहाँ से उसको रिमूव कर लिया गया तो उसका रेजिड्यू रह जाता है। अब फार्मर्स को नेक्स्ट क्रॉप भी ग्रो करना है वीट का जल्दी से जल्दी, ताकि वो जस्ट इन टाइम रेडी हो हार्वेस्टिंग के लिए, है ना, नेक्स्ट ईयर। तो अब द बेस्ट and the cheapest and the easiest thing is to just burn this stubble. So this is what is stubble.
सो अब देखो, स्टबल बर्निंग इज सिंपली द रिमूवल ऑफ पैडी क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम द फील्ड टू सो वीट बाय बर्निंग। अब ये उन एरियाज़ में रिक्वायर्ड होती है स्टबल बर्निंग जहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टिंग होती है। अब जो कंबाइंस है ना, ये वो मशीन्स हैं जो हार्वेस्ट करती हैं थ्रेश। थ्रेश का मतलब होता है ग्रेन को सेपरेट करती हैं, और जो सेपरेटेड ग्रेन है उसको क्लीन भी करती हैं ऑल एट वंस। बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये जो कट है ना, इट डजेंट कट क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, इसको जैसे ये ग्राउंड है तो यहाँ पे नहीं कट करते, यहाँ पे कट करते हैं, तो ये जो स्टबल है ये रह जाता है ग्राउंड में। ठीक है, जिसका फार्मर के को कोई यूज़ नहीं है। अब फार्मर को नेक्स्ट क्रॉप सो करना है इन टाइम फॉर इट टू अचीव अ फुल यील्ड, तो इसलिए क्विकेस्ट और चीपेस्ट सोल्यूशन बन जाता है कि आप स्टबल को बर्न कर दो। सो बर्निंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट इट इज़ द ईजीएस्ट एंड द चीपेस्ट वन। अब देखो, ये नॉर्दर्न स्टेट्स में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स में जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, इनको सो करना है वीट। ठीक है, जो सदर्न स्टेट्स हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टिंग यूज़ करती हैं, बट उनको कोई अर्जेंसी नहीं है स्टबल को रिमूव करने की टू मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्रॉप ऑफ वीट। अब देखो, वीट अगर सो करनी है तो द फील्ड हैज़ टू बी हार्वेस्टेड एंड रेडीड फॉर इट। ठीक है, अब क्रूशियल टाइम फॉर द वीट क्रॉप टू मेच्योर इज़ इन मिड अप्रैल, जबकि टेम्परेचर इज़ अबाउट टू क्रॉस 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो वीट क्रॉप को मेच्योरिटी अचीव करनी है और यील्ड भी मैक्सिमम देनी है, तो फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट टू सो द क्रॉप बाय 15 नवंबर लेटेस्ट, सो दैट इट गेट्स अ फुल 140-150 डेज ड्यूरेशन। और उसके उसके ऊपर देखो, एक और जो प्रॉब्लम है कि पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट है 2009 का, जिसके तहत जो पैडी है उसको 15 मई से पहले आप सो नहीं कर सकते। ठीक है, 15 मई के बाद ही आप सो कर सकते हो, एंड यू कैन नॉट ट्रांसप्लांटेड बिफोर 15 जून। तो अब ये जो एक्ट है ये है टू कंजर्व वाटर, क्योंकि पैडी इज़ अ वेरी वाटर गजलिंग क्रॉप। अभी कंजर्वेशन पानी के लिए ये एक्ट है, तो पहले आप अगर देखो, द पॉइंट इज़ कि वो ये कह रहे हैं कि आप अगर राइस को पहले सो कर दो तो उसको आप पहले हार्वेस्ट कर लोगे। वीट तो आपने 15 नवंबर तक करनी ही है, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस ही ऐसे हो जाते हैं मिड अप्रैल में कि उसके बाद फिर आपको फुल यील्ड नहीं मिलती। ठीक है, तो वीट का तो वो साइकिल फिक्स्ड है। राइस को आप पहले कर सकते हो, लेकिन राइस को आप पहले इसलिए नहीं करते क्योंकि लॉ है। सो इस वजह से क्या है, फार्मर के पास बहुत कम टाइम है टू सो एंड रीप पैडी एंड देन रेडी द फील्ड फॉर वीट इन जस्ट 20 डेज। सो इसलिए उनके पास बेस्ट तरीका होता है और ईजी तरीका है और क्विक तरीका है कि स्टबल को बर्न कर दें। इनफैक्ट 2015 में दिसंबर 10 से एनजीटी ने बैन किया हुआ है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूपी, हरियाणा एंड पंजाब, लेकिन फिर भी इट इज़ बर्न्ड। ठीक है, बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी एंड अंडर द एयर एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981, बट गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। इन एडिशन टू वीट एंड पैडी, शुगर केन की जो लीव्स हैं उनको भी बर्न किया जाता है। ठीक है, सो 500 मिलियन टन्स ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पराली भी कहा जाता है, इज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन द कंट्री, और जिसमें से राइट, वीज, मेज और मिलेट्स अकाउंट फॉर 70%। तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग द स्टबल, इसको डिफरेंट वेज में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कैटल फीड, कंपोस्ट, मैन्योर, ठीक है, रूफिंग में, बायोमास एनर्जी में, मशरूम कल्टीवेशन में। बट दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो टाइम चाहिए है ना उसको हार्वेस्ट करने के लिए, स्टबल को रिमूव करने के लिए, और दूसरी चीज़ है कि लेबर चाहिए, और लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो फार्मर के लिए सस्ता तरीका ये है ना कि आप उसे बर्न कर दो। तो इसीलिए बात होती है कि एमएसपी में उसको कोई इंसेंटिव दो फार्मर को, ताकि वो उसे बर्न ना करे एंड ऑल दैट। जो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोक्योर की भी एक कमेटी बनी थी कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जाता है। सो दिस इज़ अ कमेटी एंड द कोर्ट हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड Supreme Court appointed EPCA to assist the local panel to enable physical surveillance of the fields where stubble is burnt. So, but these are all practices. इसके बावजूद भी stubble burning is काफ़ी ज़्यादा उफान पर। Then finally, Kapatal and Asan conservation reserves have been designated as Ramsar sites. So, Ramsar Convention के तहत कबरताल in बिहार and Asan in उत्तराखंड have been designated as Ramsar sites. Now, अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो it is an intergovernmental treaty which was adopted on February 2, which is also celebrated as World Wetlands Day in 1971 in the Iranian city of Ramsar on the southern shore of the Caspian Sea. ठीक है,
So it was established in 1971 by UNESCO, which came into force in 1975. ठीक है, तो रामसर कन्वेंशन came into force in 1975. इसको कॉमनली कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, और इंडिया में इट केम इनटू फोर्स इन February 1, 1982. और जो वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनको रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जाता है, एंड दे कैन बी डेजिग्नेटेड अंडर द रामसर लिस्ट इफ़ दे फुलफिल एनी ऑफ द that is one or more of the 9 criteria that ranges from uniqueness of the site to those based on species and ecological communities. इंडिया में एज ऑफ नाउ 37 रामसर साइट्स थी, अब ये 2 ऐड हो गई तो 39 हो गई हैं. अगर हम असन की बात करें, सो जो क्राइटेरिया क्लियर किया था बाय द असन कंजर्वेशन रिजर्व, उसमें बहुत सारा आता है दैट इट सपोर्ट्स वनरेबल एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़, then it supports population of plant or animal species important for maintaining the biological diversity, it supports them at a critical stage, etc, etc. एंड इट हैज़ बिकम उत्तराखंड फर्स्ट रामसर साइट. ये बेसिकली एक 444 हेक्टेयर स्ट्रेच है ऑफ आसन रिवर रनिंग डाउन टू इट्स कॉन्फ्लुएंस विद द यमुना रिवर इन देहरादून. अब यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स और फिशेस की स्पीशीज़ मिलती हैं. बर्ड्स में अगर हम बात करें तो रेड हेडेड वल्चर, वाइट ट्रम्पेट वल्चर और बेयर्स पोचार्ड मिलते हैं. माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन होता है उनका. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 40 स्पीशीज़ ऑफ फिश, वो भी माइग्रेशन करके आती हैं. देन कबरताल इज़ बेसिकली also known as cover झील. It covers 2620 hectares of Indo-Gangetic plains in Begusarai district of the state of Bihar. अब ये वाइटल ब्लड बफर है फॉर द रीजन बिसाइड्स प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल कम्युनिटीज़. बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे काफ़ी मिलती है आपको, डिफरेंट प्लांट, एनिमल और फिश स्पीशीज़ को ये सपोर्ट करता है. फिर ये एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का भी पार्ट है. मतलब यहाँ पे देखो, एशियन फ्लाईवे जैसे बर्ड्स कौन सा रूट फॉलो करती हैं ना, उसको फ्लाईवे कहते हैं. एंड सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंडिया से गुजरता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो उस पर भी कबरताल उसमें भी आता है. देन क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स जैसे रेड हेडेड और वाइन ट्रम्पेट वल्चर मिलते हैं यहाँ पे. वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया हैज़ बीन वर्किंग क्लोजली with the Ministry of Environment for the designation process. जो engagement है कवर झील की, it began in 2005. ठीक है, so with these 2 sites, the network of Indian Ramsar sites becomes the largest in South Asia, right? So these were the important current affairs of environment of the last week, and we will cover the remaining in the next lecture that would be on next Friday. अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे comments में बताएं. Thank you.